नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। रायपुर के नया रायपुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई की दबिश की खबर मिल रही है। कॉलेज पदाधिकारियों निरीक्षण कर रहे डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य बिचौलियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने 3 डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉलेज के फेवर में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का आरोप लग रहा है। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली में रेड हुई है। एमपी में 40 से ज्यादा जगहों पर रेड जारी है। कल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जा सकता है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं और अपडेट देने के लिए। तहसीन, और क्या अपडेट है? देखिए, जो सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 3 डॉक्टरों से कुल 6 लोगों को चिकित्सा महाविद्यालयों के पक्ष में अनुकूल निरीक्षण प्रस्तुत करने के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बदले में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 डॉक्टर जो हैं वो रायपुर से गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी जो है उनको बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया। कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी की खबर इसमें आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि नवा रायपुर मेडिकल कॉलेज है, वहां पे ये निरीक्षण करने आए थे और तब ये खबर मिली थी कि सीबीआई को कि इस तरीके का एक रैकेट चल रहा है। तो उसके बाद ये घेराबंदी की गई और सभी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो सभी डॉक्टर्स हैं जो बेंगलोर में भी हिरासत में लिए गिरफ्तार किए गए हैं, उनको रायपुर लाया जाएगा और कल सुबह जो है कोर्ट में प्रस्तुत करके रिमांड पे लिया जा सकता है। क्योंकि सीबीआई के सूत्रों का ये कहना है कि इसमें रंगे हाथों पकड़ा गया है और कई जो महिला डॉक्टर है उनको किसी होटल से भी पकड़ा गया है और अभी उनको भी सीबीआई ऑफिस लाके पूछताछ की जा रही है और कल सुबह इन सबको कोर्ट में पेश करके रिमांड पे ले सकती है। इसके अलावा सीबीआई ने आज कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश कुल सभी जगहों पे कुल 40 जगहों पे ये छापेमार कार्रवाई इसमें की गई है। और क्योंकि इनको शिकायत मिली थी उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है इन सभी डॉक्टर्स के खिलाफ और इनके जो परिजन हैं उनको सूचना दे दी गई है। और कल ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में पेश करके कितने दिन की पुलिस रिमांड सीबीआई लेती है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर नगर निगम अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी सिलसिले में बैरन बाजार स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और शासकीय आवासीय कॉलोनी के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क पर लगभग 10 से 12 ठेला और गुमटियां थी। इस दौरान बैरन बाजार में जमकर हंगामा भी हुआ। वहां जिस महिला ने पक्का निर्माण किया था उसने अपने पट्टे का कागज निगम के अधिकारियों को दिखाया। तभी अधिकारियों ने उस स्थान को छोड़ बाकी सभी अवैध कब्जे को खाली करवा दिया। दरअसल यहां पर अतिक्रमण के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा था, जिसे लेकर छात्राओं और स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश था। ग्वालियर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 15 दिन में बनी सड़क 7 बार धंस चुकी थी। मामले को लेकर कलेक्टर ने अब हमारी खबर दिखाए जाने के बाद एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने 2 सदस्यीय तकनीकी टीम गठित की है और ये दल 5 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगा। मामले में नगर निगम ने एक इंजीनियर को भी निलंबित किया है, साथ ही 2 लोगों को नोटिस दिया है। आपको याद होगा IBC 24 ने सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की खबर प्रमुखता से आप तक पहुंचाई थी, जिसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया है। प्राइमा फेसी समझ आ रहा है, उसमें जो नीचे मटेरियल को सेटल होने का टाइम मिलना था वो उसको टाइम मिला नहीं और संभवतः ऐसा हो सकता है कि नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए उसको रोड को जल्दी कंप्लीट किया जिससे कि बारिश में कच्चे के ऊपर से ना निकलना पड़े। लेकिन फिर भी इसकी टेक्निकल इश्यूज को चेक कराने के लिए एक जांच कमेटी गठित करी। छत्तीसगढ़ में नया शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन रायगढ़ जिले में अब तक जर्जर स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पाई। ऐसे में विभागीय लेट लतीफी के चलते स्कूली बच्चे बारिश में टपकती छत के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। दरअसल जिले में स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत और नए निर्माण के लिए राज्य शासन ने 130 करोड़ की स्वीकृति दी थी। राज्य शासन के दबाव में 1147 स्कूलों की मरम्मत तो हो गई, लेकिन 585 स्कूल ऐसे हैं जो अब भी जर्जर हैं। कहीं छत टपक रही है, कहीं छज्जा गिर गया है। बच्चों का कहना है कि बारिश होने पर दूसरी कक्षा में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है, पढ़ाई प्रभावित होती है। आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष राज्य सरकार पर निशाना साध रही है।
बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते रहते हैं तो गिर जाता है ऊपर का छत, और बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ बारिश में बहुत दिक्कत आ रही है सर, यहाँ बैठाने में परेशानी है। छत गिर रहा है, अभी लगातार 3 दिन पानी गिरा, उसमें प्लास्टर, ऊपर का प्लास्टर गिर रहा है। अभी हमारी नवीं शैक्षणिक सत्र चालू हो चुकी है और हमारे कुछ स्कूल जर्जर अवस्था में हैं, जिनके लिए हमने शासन को प्रस्ताव भी भेजा हुआ है और शासन के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। ये पूरे रायगढ़ जिले में अगर हम स्कूल के भवन की बात करें तो 400 से ज़्यादा स्कूल जर्जर स्थिति में है और लगभग 115 करोड़ रुपए इसके लिए आए थे बनाने के लिए, लेकिन शासन की उदासीनता के कारण जो काम गर्मी से पहले हो जाना था वो बरसात तक आज भी नहीं हुए। एक तरफ सरकार युक्तिकरण कर शिक्षक की जो कमी है उसे दूर कर शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात कह रही है। इस तरफ बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड अंतर्गत नगर पंचायत टुंड्रा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते कक्षा 11वीं और 12वीं के 400 छात्र छात्राएं परेशान हैं। स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, रसायन, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और संस्कृत जैसे 9 बड़े विषयों के लिए कोई टीचर ही नहीं है नियमित तौर पर। टुंड्रा के 50 छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में पहुंचे और कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। कलेक्टर ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। इधर राजिम के फिंगेश्वर ब्लॉक में सैकड़ों शिक्षक युक्तिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगाया कि युक्तिकरण के में दावा किया गया है कि आपत्ति साझा नहीं किया गया। कई शिक्षकों को जबरदस्ती अतिशेष घोषित किया गया। विद्यार्थियों के दर्ज संख्या में हेरफेर किया गया। आक्रोशित शिक्षक दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे स्कूल में 30 टीचर की योग्यता है, पर वहाँ पर 8 टीचर हैं और वो हमारे सब्जेक्ट को बहुत मुश्किलों से संभाल रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा उस टीचर को भी इधर उधर किया जा रहा है। तो सर से हमें यही मांग है कि उस टीचर को महत्व से किया जाए और हमारे पूरे स्टाफ को भरा जाए। बहुत शिक्षा की कमी है सर, जैसे रसायन, जीव विज्ञान, भौतिक, भूगोल, ऐसे ना बहुत सारे शिक्षा की कमी है। जैसे हमारे पढ़ाई खतरे में है और इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ कलेक्टर के पास आए हैं। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति 379 थी, जिनकी पदस्थापना के पश्चात प्राइमरी स्कूल में हमारे शिक्षकों की कमी दूर हो गई है। किंतु मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में विषयवार शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से ज़िले में अभी नए टीचरों की आवश्यकता है और ये नई भर्ती के पश्चात ही ये दूर हो पाएगा। हरदा जिले के टिमरनी विकासखंड के खोड़े बोड़े गांव की प्राथमिक शाला एक घर से 2 कमरों में संचालित की जा रही है। 2 कमरों में संचालित स्कूल का 2 साल से शिक्षा विभाग ने किराया नहीं दिया है। मामले को लेकर अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत की गई, बावजूद किराया नहीं दिया गया। स्कूल शिक्षक ने बताया कि बीते 4 जून को कलेक्टर ने गांव का दौरा किया था, तब भी इस बात से अवगत कराया गया था उन्हें, लेकिन अब भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। प्रशासन को 2-3 बार आवेदन दिया है मैंने, अपने जिला पंचायत कार्यालय में दिया है, जनपद में दिया है, बीआरसी कार्यालय में दिया है, डीपीसी कार्यालय में भी दिया है मैंने आवेदन। अभी प्रहलाद सिंह काजले के यहाँ किराए के भवन में संचालित, पर अभी तक शासन के द्वारा कोई भी किराया राशि नहीं दी गई। यहाँ पर जो ये बच्चे बैठ रहे हैं, आपका मकान है? आपका मकान है। आपका है? तो क्या ये यहाँ पर किराया दे रही सरकार? नहीं दे रही? नहीं दे रहे। कब से स्कूल यहाँ पर लग रहा है? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। और जो पुराने स्कूल था वो क्या तोड़ दिया गया? तोड़ दिया। किराया दिया जाए, ये सहभागिता और सामंजस्य के आधार पर सहयोग की प्रवृत्ति पर उन लोगों को भवन उपलब्ध कराए हैं और विद्यालय संचालित हो रहे हैं। दोनों ही विद्यालयों के लिए हमने मांग पत्र भेजा है। अभी रिसेंटली हमने 5 जून को कलेक्टर सर के माध्यम से दोनों ही जगह के लिए अतिरिक्त कक्ष की मांग की है, नए भवन की मांग की है और इसका पत्र हमने डायरेक्टर आरएसके को भेजा हुआ है। बैतूल से बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद हेमंत विजय खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बुधवार सुबह 11 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष चुने जाने का औपचारिक ऐलान होगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल हेमंत खंडेलवाल का नामांकन जमा हुआ है। बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और सरोज पांडे ने नामांकन प्रक्रिया कराई। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के आग्रह पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव
हेमंत खंडेलवाल को मंच पर ले गए और खंडेलवाल के पहले प्रस्तावक मुख्यमंत्री बने। पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान, सरोज पांडे और निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर के सामने उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा समेत जो तमाम बड़े नेता थे वो उनके प्रस्तावक बने। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया समेत 44 नेताओं ने राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल किया। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, सुधीर गुप्ता नहीं पहुंचे। हमारे सारे संगठन पर्व को भी उसी तरह से लिया जो बाकी पार्टियों के लिए मिसाल बनते हैं। हम सब राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आई गए हैं और जिस ढंग से नॉमिनेशन फॉर्म हमने भराए हैं हमारी परंपरा के हिसाब से, कल वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सारे इस अच्छा आयोजन के लिए सारे कार्यकर्ताओं को बधाई। निर्वाचन अधिकारी जी के समक्ष एक ही नामांकन प्रस्तुत हुआ है। आज उसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने आज जारी किया है। इसकी जनता पार्टी का संगठन का पर्व बूथ से लेकर मंडल, मंडल से लेकर के जिला, मध्य प्रदेश की परिपूर्णता आज प्रदेश के निर्वाचन के साथ आज पूरी हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला है। अठावले मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी लगातार मोदी पर हमला बोलते हैं लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। दलितों में जो अत्याचार हो रहे हैं, आज भी देहातों में दलित आदिवासी पर अत्याचार होते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ने मतलब समाज में एकता पैदा करने का काम नहीं किया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने सबक सिखाया है। नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो चौथी बार भी हमारी सरकार आएगी, पांचवी बार भी हमारी सरकार आएगी। अभी कांग्रेस को सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 का शुभारंभ किया। सीएम साय ने 11 कंपनियों से प्राप्त 1,23,073 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के लिए उन्हें इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपा। 20,627 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रायपुर ने 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए 80 करोड़ का निवेश किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के एमडी नरेंद्र गोयल को अभिस्वीकृति पत्र दिया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। केवल 5 से 6 महीनों में 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इतिहास में रिकॉर्ड है। इन्होंने यहाँ पर उत्पाद प्रस्तावित किए हैं और 80 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव इन्होंने राज्य शासन को कुल 1,23,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव का पत्र हम लोग उद्योगपतियों को सौंपे हैं और इससे 20,000 से ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। और हम लोगों की नई उद्योग नीति इतनी अच्छी बनी है कि अभी तक 5.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। निरंतर रूप से हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि कैसे सरलीकरण हो, कैसे उद्योग को बढ़ावा मिले, कैसे हमारे उद्योग ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगें और जो हमारा उद्योग नीति है रोजगार मूलक उद्योग नीति हैं। आप लोग जितना ज़्यादा उद्योग लगाएंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी। जांजगीर की चांपा पुलिस ने पड़ोसी से मारपीट के आरोप में विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार किया और जमानत मुचलके पर छोड़ दिया। विधायक बालेश्वर साहू ने भी पड़ोसी और उसके रिश्तेदार के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को भेजी है। दरअसल एसी की आउटर मशीन को लगाने को लेकर विधायक बालेश्वर साहू और पड़ोसी चंद्रशेखर राठौर, उसके रिश्तेदार हेमंत राठौर में विवाद हुआ। आरोप है कि फिर विधायक ने हेमंत राठौर को 6-7 थप्पड़ भी जड़ दिए। दोनों पक्षों ने काउंटर रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। इस तरह विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी हो गई और जमानती धारा होने के चलते जमानत मुचलका पर छोड़ दिए गए।
रायपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होने वाली किसान जवान संविधान जनसभा की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जनसभा को लेकर जगदलपुर में बस्तर संभाग के 6 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव जिले के अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए। दीपक बैज ने कहा कि 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बस्तर से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। 7 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का कार्यक्रम आयोजित है रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में, और उक्त कार्यक्रम को लेकर आज हम लोग 6 जिले का बैठक कर रणनीति तैयारी किए हैं, ताकि इन 6 जिलों से, बस्तर से अधिक संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने कोरबा में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कोयला उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। सतीश चंद्र दूबे ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के दीपिका मेगा प्रोजेक्ट का दौरा किया। रायपुर में CM साय से राज्य में कोयला परियोजनाओं के विस्तार पर चर्चा की। कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में कोयला क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जहां पहले देश में कोयले की कमी थी, अब वहीं बिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त भंडार है और ऊर्जा निर्बाध जारी है। इधर बैकुंठपुर में भी कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने SECL की चर्चा भूमिगत खदान का निरीक्षण किया। खदान में पंखा घर का लोकार्पण करने के अलावा चिरमेरी की NCPH खदान में LHCM का ऑनलाइन उद्घाटन किया। बढ़िया काम हो रहा है। कर्मचारी लोग बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, पदाधिकारी लोग काम कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ विस्थापन, तो यहाँ के प्रदेश सरकार बहुत अच्छा से मदद कर रहा है और यहाँ के कर्मचारी वर्ग भी बहुत अच्छा से लगन के साथ काम करके विस्थापित लोगों को किया है। और आज कोल निकाला जा रहा है। अगर विस्थापन नहीं हुआ होता तो परेशानी हमारी बढ़ जाती। 1 जुलाई से भारतीय रेलवे ने नियमों में कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव आम जनता की जानकारी में हो, ये बेहद जरूरी है ताकि यात्रा करते वक्त आप किसी भी तरह की असुविधा से बच सकें। दरअसल भारतीय रेलवे ने पैसेंजर बुकिंग सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। इसमें रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, चार्ट की टाइमलाइन, टिकटिंग सुरक्षा और किराए को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। आधार ऑथेंटिफिकेशन को लेकर भी बदलाव हुआ है। लंबी दूरी के रूट पर मामूली किराए की बढ़ोतरी हुई है। नॉन AC मेल या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 0.01 रुपये प्रति किलोमीटर, जबकि AC कोच के लिए 0.02 रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अब सुरक्षा के आधार पर टिकट बुकिंग करते वक्त आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। एक किराए में वृद्धि हुई है जो कि बहुत ही नॉमिनल वृद्धि है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेल एक्सप्रेस नॉन AC में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है और AC में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। वो है कि IRCTC के माध्यम से जो भी तत्काल में टिकट बुक किए जाएंगे वो आधार बेस्ड जो आइडिया होंगी उन पर OTP जाएगा, उनके माध्यम से टिकट की बुकिंग हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दौरे के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। अब इसे लेकर कांग्रेस हाईकमान गंभीर दिखती है। चर्चा यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कांग्रेस में अनुशासनहीनता करने वालों पर गाज गिर सकती है। दीपक बैज ने इसके संकेत भी दिए हैं। इसकी पूरी जानकारी संगठन को है। उन्होंने, दीपक बैज ने कहा है, आने वाले दिनों में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि सचिन पायलट जब यहां पर आए थे और बैठक ली थी तब भूपेश बघेल ने संगठन पर अनुशासनहीनता करने वालों को संरक्षण देने का खुला आरोप लगाया था। इधर बीजेपी का कहना है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में ही अनुशासनहीनता है, तो कार्रवाई किस पर होगी? अनुशासनहीनता मामले पे जहां कोई शिकायत आई है हम लोग कार्रवाई किए हैं। कुछ कार्रवाई हम लोग पास लंबित है, आने वाला समय में वो भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे नज़र डालें तो कोई भी एक व्यक्ति अनुशासित दिखाई नहीं देता। अनुशासनहीनता उनके रग रग में समाई, उनके खून में समाई है। लेकिन किसी पार्टी संगठन को चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है।
लेकिन अनुशासनहीनता में कोई एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी की कंप्लेंट करता है, दूसरा तीसरे की करता है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ प्रधानमंत्री को लिखे एक शिकायती पत्र सोशल मीडिया में वायरल है। यह पत्र आरएसएस महाराष्ट्र प्रदेश के प्रांत संचालक सुनील घनवट के नाम से लिखा गया है। मंगलवार को जब सुनील घनवट रायपुर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र आरएसएस के प्रांत संघ चालक नहीं है और ना ही आरएसएस के पदाधिकारी हैं, बल्कि उनका नाम आरएसएस महाराष्ट्र के फर्जी लेटर पैड से जोड़ा गया और मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र भेजा गया है। कहा है कि इस पूरे मामले की शिकायत महाराष्ट्र की पुणे पुलिस और रायपुर एसपी से की गई है। मंत्री रामविचार नेताम ने इस वायरल लेटर को बदनाम करने की साजिश बताई है। 2 माह पूर्व एक लेटर मेरे नाम से यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ पे एक लेटर हेड बनाया गया है, पूना महाराष्ट्र प्रदेश करके, जिसका प्रांत संचालक करके मुझे वहाँ पे मेरा दायित्व बताया गया। आपको सबसे पहले मैं तो यही स्पष्ट करना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या अन्य हिंदुवादी संगठन, हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन मेरा दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी प्रकार का नहीं है। रायगढ़ में पेड़ों की कटाई का मामला गर्मा गया है। दरअसल रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में महाजैंको को आवंटित कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस आक्रामक मूड में नजर आती है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी हैं जरीता लेथफलांग रायगढ़ के दौरे पर रही। इस मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार पर कई सवाल उठाए गए। ये भी कहा कि सरकार उद्योगों की हिमायती है। कोल ब्लॉक के लिए नियमों को परे रखकर पेड़ों को काटा जा रहा है। पता है कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले जो हुआ है पेड़ कटाई की बात जो चल रही है। रायगढ़ ऐसे भी एक बहुत प्रदूषित क्षेत्र है, बहुत सारे माइंस हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं और एनजीटी ने पहले ही कह दिया था कि हमें दूसरा कोई यहाँ पे इंडस्ट्री खोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लोगों के हकों के लिए लड़ाई करेगी और आने वाले दिनों में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। जबलपुर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों को प्रशासन ने हटा दिया। मझौली ब्लॉक के मुड़कुरू गांव में संदिग्ध कब्जाधारी लंबे समय से सरकारी जमीन पर डेरा जमाए हुए थे। स्थानीय पंचायत के दस्तावेज भी बनवा लिए गए थे। इन्हें हटाने के बाद अब पुलिस और प्रशासन की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी है। वोटर ID और आधार कार्ड जैसे जरूरी कागजातों के साथ कुछ बैंक अकाउंट भी पाए गए हैं। एक टीम गठित की गई है। बता दें कि मुड़कुरू गांव में सरकारी ज़मीन पर कब्जे की खबर को हमने प्रमुखता से आप तक पहुंचाया था और इसके बाद हिंदू संगठन ने भी कब्जाधारियों की जांच की मांग की थी। ग्राम मुड़कुरू वाले प्रकरण में करीब वहां 4 परिवारों के 31 व्यक्ति थे, जिनका डोजियर फॉर्म भर के उसको DSB को दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहां उनका मतदाता परिचय पत्र भी जारी हुआ था। तो जिला निर्वाचन शाखा कलेक्टर कार्यालय को एक पत्र लिखा गया है कि किन दस्तावेजों के तहत इनका मतदाता परिचय पत्र बना है। कुछ लोगों के सेंट्रल बैंक में खाते पाए गए हैं। तो संपूर्ण मामलों की जांच होने के बाद जो भी इसमें निष्कर्ष परिणाम आएंगे उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर में फर्जी बिलों से 1 करोड़ के घोटाले की जांच में फंसे अधिकारी को अब तक नहीं हटाया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय पांडे पद पर बने हुए हैं। मामले में कार्रवाई किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। शिकायत करने वाली संस्था ने आरोपी अधिकारी को संरक्षण देने वालों की जांच करवाने की मांग की है। साथ ही ये मांग भी उठाई है कि फर्जी बिलिंग घोटाले की जांच EOW से कराई जाए। दरअसल जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय पांडे पर फर्जी बिलों से नेशनल हेल्थ मिशन के फंड में 1 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। मामला विधानसभा में गूंज चुका है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर आरोपी अधिकारी पर नेशनल हेल्थ मिशन से ही कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। हमारे एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को और मुख्यमंत्री कार्यालय को, मिशन संचालक को एक शिकायत भेजी थी कि जिला अस्पताल जबलपुर में CMHO ऑफिस में विजय पांडे प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक हैं। उनके ऊपर अनेक लोगों ने 1 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और विधायकों ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा में इस मामले को उठाया था। जो भी निर्णय लिया जाता है वो नेशनल हेल्थ मिशन, जहाँ तक वित्तीय अनियमितता का सवाल है उसकी जांच हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है।
उस पर जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाना है। मुरैना के सराय छोला थाना इलाके के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया कि गुर्जर समाज के कुछ लोग जो दबंग हैं ये गांव खाली कराने में लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता तो उनके साथ मारपीट कर भगा देते हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए अपर कलेक्टर ने एसडीएम को गांव भेजकर दबंगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहले बुजुर्गों ने दी थी, बुजुर्गों को पैसे ले दे के, अब क्या उनके नाती पंथी उनका जबरदस्ती वो चल रहा है जमीनों पे। जैसा पैसे दो और रजिस्ट्री कराओ या तो निकलो यहाँ से। और हमारी बस यही मांग है कलेक्टर साहब से कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए। ये बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से ज़मीन खाली करो, ये हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों ने 90 साल पहले पैसे दिए हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ से निकलो, इनको मकान को हम लोग कहाँ जाए, बच्चे लोग हैं। हो जाएगा कल पटवारी साहब जांच के लिए जाएगी, क्या होगा। यदि 50 वर्ष या 100 वर्ष से कोई किसी की बसाहट में है उसे बेदखल करना उचित नहीं है, ना ही वैधानिक रूप से संभव है। और यदि कमज़ोर वर्ग के हैं तो उन्हें जिला प्रशासन से प्रोटेक्शन भी मिलेगा। धार में भगवान ठाकुर जी को पालने के साथ लेकर सैकड़ों पुजारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। मंदिर में जमीन नीलामी के विरोध में बारिश में भीगते हुए करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। कलेक्टर जनसुनवाई के लिए बदनावर गए थे। इस दौरान पुजारियों ने कलेक्टर से मिलने की आस में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तहसीलदार और एसडीएम ने ज्ञापन लेने की बात कही तो पुजारी नहीं माने। आखिर में कलेक्टर के आने के बाद ही उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। मंदिर की जमीन नीलामी के विरोध में सभी पुजारी बाल गोपाल को लेकर वहां पर पहुंचे थे। डीएम साहब जो है ये मंदिरों की अवैध, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण नीलामी की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर रखी है। उसके संबंध में हम संवैधानिक चर्चा हेतु यहाँ पर आए हैं कि उनसे चर्चा करें और उनसे निवेदन करें कि ये जो कार्य हो रहा है ये संविधान सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है और असांस्कृतिक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे। इंदौर शहर में बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम सतर्क हो गया। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे जलभराव के वीडियो निगम अधिकारियों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। इन वीडियो की वजह से निगम ने शहर के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर ब्लैक स्पॉट घोषित किया। नगर निगम ने जल निकासी और सफाई का काम शुरू कर दिया है। दावा किया है कि ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार किया जाएगा, शहर को जलभराव से मुक्त किया जाएगा। इधर दूसरी तरफ बारिश के बीच हो रही खुदाई आम जनता के लिए मुसीबत बन गई है। कई प्रमुख इलाकों में सड़कों और नालियों की खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। लोग परेशान हैं। डूंगरगढ़ में शराब की बोतल में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला छुरिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत गैदा टोला का है, जहां एक मदिरा प्रेमी ने सरकारी मदिरा दुकान से देशी शराब की बोतल खरीदी। जब शराब पीने के लिए वो जा ही रहा था कि अचानक उससे शीशी के अंदर कुछ तैरता हुआ नजर आया। शीशी का सील पैक था। ध्यान से देखने पर पता चला कि सील पैक शीशी के अंदर शराब के साथ एक मरी हुई मकड़ी तैर रही है। शराब दुकान के कर्मचारी ने गलती स्वीकारी, लेकिन सील पैक शराब की बोतल में मकड़ी मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रायपुर में शराब की बोतल में कीड़े निकलने का मामला आ चुका है। धमतरी की रायपुर जगदलपुर रोड पर स्टंटबाजी करना बाइकर्स को महंगा पड़ गया। जानकारी मिल रही कि नशे में धुत बाइकर्स ने NH30 सबलपुर के पास एक यात्री बस का पीछा किया और बस के आगे पीछे मंडराते रहे। एक युवक ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस खबर को हमने आप तक प्रमुखता से बताया था, सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 3800 रुपए चालानी कार्रवाई की गई, कोर्ट में पेश किया गया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें रायपुर धमतरी NH पे मनीष ट्रैवलर्स की बस है जिसको स्टंटबाज जो बाइकर्स होते हैं उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पे संज्ञान लेते हुए एसपी साहब के निर्देशानुसार संबंधित बाइकर्स का तलाश कर रायपुर से उनको हिरासत में लेकर लाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पार्टी के भीतर हलचलें तेज हो गई हैं। रायपुर जिले के कार्यक्रम प्रभारी
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक उन्होंने ली है। इस दौरान उन्होंने टास्क को लेकर जानकारी दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की सभा में कौन कितनी भीड़ जुटाएगा, इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। खड़गे की सभा में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस के अन्य संगठनों के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए जाएंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कितनी भीड़ लाता है। बता दें कि कांग्रेस संगठन भीड़ को लेकर चिंतित है, लिहाजा सभी संगठन मोर्चा प्रकोष्ठ समेत विधायकों को सभा में भीड़ लाने का टारगेट दिया जा रहा है। सभी जिलों में इसके लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी कांग्रेस की सभा के फ्लॉप होने का दावा पहले से कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी का आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगमन हो रहा है और देश की और प्रदेश की ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, किसान, जवान और संविधान को लेकर के यह सभा की जा रही है और इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी अधिक उत्साह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी 7 तारीख को आ रहे हैं रायपुर। पूरे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा, काफ़ी सफल कार्यक्रम होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में, नेताओं में, सब में काफ़ी उत्साह है इस बात को लेके। कांग्रेस पार्टी पे नज़र डालें तो कोई भी एक व्यक्ति अनुशासित दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी पार्टी संगठन को चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है, बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है, ये कांग्रेस का आगामी 7 जुलाई का ये फ्लॉप शो साबित होगा। भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज पर मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ब्रिज 90 डिग्री नहीं बल्कि 119 डिग्री का बना है। कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। भविष्य में गलती न दोहराई जाए, इसके ऊपर अब फोकस किया जाएगा। इस विचित्र पुल को सुधारने में आने वाला जो खर्चा है PWD उठाएगा। कहा कि सुधार कार्य के लिए रेलवे से बातचीत की जाएगी। दरअसल भोपाल की 90 डिग्री एंगल की ROB निर्माण के मामले में मोहन सरकार ने सख्त एक्शन लिया। विचित्र पुल बनाने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, जबकि 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कमेटी ने उस पर भी अपनी रिपोर्ट दी है। अब उसका भी परीक्षण बेहतर तरीके से किया जा रहा है, रेलवे के साथ तालमेल बनाते हुए, और बेहतर क्या तरीका होगा उस पर विभाग काम करेगा। डिज़ाइन को इस तरीके से किया जाएगा ताकि उसमें किसी तरह को कठिनाई ना आए, और वो फिर ध्यान रखें वो 90 नहीं होके 119 डिग्री है। अब आपको एक ऐसी सड़क दिखाते हैं जहां सफर करना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। ये सड़क है NH343 की। इस सड़क का क्या हाल है, आपका अंदाजा इस कैमरे में हमने जो तस्वीरें कैद की हैं इससे आप लगा सकते हैं। पानी और गड्ढों से पटी पड़ी सड़क को देखकर आप कह सकते हैं कि ये कोई गांव की सड़क है, लेकिन जरा रुकिए जनाब, ये अंबिकापुर शहर से होकर गुजरने वाली NH343 है, जहां हजारों लोग आना जाना करते हैं। ये सड़क अंबिकापुर को रायगढ़ और जशपुर से जोड़ती है। यहां लोग किस तरह सफर करते हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। जहां बाइक तो पूरी तरह पानी में डूब रही है, वहीं कार और यात्री वाहन भी पूरी तरह से फंस रहे हैं। देखिए कैसे कि रिक्शा के फंसने के कारण यात्रियों को उतरकर धक्का देना पड़ रहा है, तो वहीं कार सवार कुछ लोग मंदिर दर्शन को जा रहे थे, लेकिन उनकी कार यहां इस कदर फंसी कि उन्हें अपनी गाड़ी को टो करानी पड़ी। आए दिन लोग इस तरह जान जोखिम में डालकर इसमें चलने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। खरसियाना का पास रोड बहुत खराब है, यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, जाने आने में भी दिक्कत हो रहा है। ये खरसिया नाका से लेकर दरिमा मोड़ तक का सड़क है, पूरा तालाब के जैसे तो हो ही गया है। हर दिन आने जाने में बहुत परेशानी होता है। ये कार का टायर तक डूब गया है, तो फिर स्कूटी और छोटे लोग गाड़ी का तो फिर कहना ही क्या। अंबिकापुर का खरसिया रोड है और रोड की हालत आप लोग को सब देखिए क्या हालत हो गई है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और ट्रैफिक जाम हो गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द बनवाया जाए रोड को। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदले महीनों बीत चुके हैं, लेकिन इस रोड की हालत अब तक नहीं बदल सकी। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव खुद मान रहे हैं कि सड़कों को लेकर काम नहीं करने के कारण उनकी सरकार बदल गई, लेकिन वो वर्तमान में सरकार को इसके लिए आड़े हाथ ले रहे हैं। उधर विधायक प्रमोद मिंज इसके लिए अलग ही दलील दे रहे हैं।
हमारी कमी रही कि हम कुछ काम नहीं कर पाए, और उसका खामियाजा मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, बल्कि संभाग के हम 14 की 14 सीटें हारे। मेरा सोचना है कि उससे ज्यादा आज कुप्रबंधन है। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कैबिनेट के मंत्री की कुछ आवश्यकता होगी तब तो आपने वो संवैधानिक पद रखा है, काम बांटेंगे तब तो ध्यान देंगे आप उतने का। देखिए, बरसात में सड़कें तो कुछ खराब होती है, ठीक भी होती है। अंबिकापुर की चारों तरफ की 5 सड़कों का भी बजट में स्वीकृति मिली हुई है और बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी और बहुत अच्छा सड़क डिवाइडर के साथ दोनों छोर में इधर 4-4, 5-5 किलोमीटर तक के बनेगी। निश्चित रूप से समय लगता है काम को गति देने में। नेता, अधिकारी और बड़े लोग बड़ी गाड़ियों से सफर करते हैं। उनकी गाड़ियां शायद इन सड़कों पर ना फंसे, लेकिन ये तस्वीर दिखाकर हम उन आम लोगों का दर्द उन जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिन्हें हर दिन सड़क पर चलने से पहले हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि सड़क पर सफर करना बड़ी चुनौती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। खबर जशपुर से है, जहां तहसील ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए नायब तहसीलदार कमलेश मिरी को विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र साहू ने 3 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। दरअसल 2020 में जशपुर निवासी अनुज गुप्ता ने 10 डिसमिल जमीन का नामांतरण कराने के लिए तहसील ऑफिस में आवेदन दिया था, जिसके बाद नायब तहसीलदार कमलेश मिरी ने नामांतरण और ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। पीड़ित अनुज गुप्ता ने तहसीलदार की शिकायत ACB ऑफिस अंबिकापुर में की। इसके बाद शिकायत की जांच के लिए वहां पर जो पहुंचे और रिश्वत की पहली किस्त 50,000 रुपए लेते हुए तहसील ऑफिस से नायब तहसीलदार कमलेश मिरी को ACB की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उस समय मुझे बहुत टॉर्चर किया था, उस समय पैसा के डिमांड को लेके। फिर 27 तारीख को SAB वाले से मैंने ट्रेस करवाया रंगे हाथ। कल सजा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा था मुझे, पहले भी अब भी भरोसा है कि आज अच्छा लगा कि कल उनको सजा। प्रकरण यहाँ विशेष न्यायालय में लंबित था और उसी प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश श्री सत्येंद्र कुमार साहू के द्वारा इस प्रकरण के आरोपी कमलेश कुमार मिरी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। विदिशा में लग रहा है स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर अब भार पड़ने वाला है, वजन बढ़ने वाला है, क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले गरीबों और एकल बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के यहाँ लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बुजुर्ग हैं, उन्हें विद्युत वितरण कंपनी ने 69 लाख रुपए का बिल थमा दिया, जिसके चलते बुजुर्ग का BP बढ़ गया, अस्पताल में भर्ती करवाना था। बिजली बिलों में हेराफेरी की शिकायत को लेकर अब उपभोक्ता विद्युत मंडल के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारे पास मैसेज आ गया कि हम आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया है और इसके बाद बिल भेज दिया 68,88,927 का। घबरा गए, तो फिर जो है एक बच्चे को लेके हम गए, आवेदन दिया, उन्होंने रिसिप्ट दे दी, बोली जांच करवाएंगे। अभी तक कोई जांच नहीं हुई। हमारी परमिशन से नहीं लगा, वो तो आई थी और उन्होंने कहा कि सबके लग रहा है, वो लगा रहे थे। 68 लाख रुपए की करीब बिल है। हमने शिकायत की थी और 15-20 दिन हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पैन आपको लगा के और हमें 69 लाख के करीब बिल मिल रहा है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2 लाख से ज़्यादा यहाँ लगने हैं, तो हम चाहेंगे कि तेज़ी से स्मार्ट मीटर लगे। यहाँ तक आपने जो समस्या बताई कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। दिन के समय में बिजली के जो बिल हैं उसमें स्मार्ट मीटर की बिलिंग में कुछ आपको छूट भी दी जाएगी, तो उसका बड़ा फायदा हमारे कंज्यूमर्स को होने वाला है। जब हमारे फसल बोने के बाद किसानों के पास पैसा नहीं है, अपनी पूरी राशि लगा चुका है किसान, उसके बाद उस किसान को परेशान किया जा रहा है इस प्रकार का बिलिंग देकर। मतलब ऐसा क्या चला लिया उनने इस भरी बरसात में किसानों ने, जो उनके घर का मीटर 10,000 8,000 हो गया। 70,000 हमें ये मीटर बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मीटर हटाया जाए तत्काल, जिसका हम विरोध करते हैं पुरजोर। किसानों को कहां तक ये
जनता को ये विद्युत मंडल लूटेगा, इसका जवाब दिया जाए। राजस्थान के सरहद जिले बाड़मेर में पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 60 किलोग्राम हेरोइन के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 420 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के तस्कर शामिल हैं। पूरी कार्रवाई की जानकारी पंजाब पुलिस की डीजीपी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। $60 kg से प्लस हमने हीरोइन कवर की है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनल कार्टेल है जिसको डिसमेंटल किया गया है। ये तनवीर शाह नाम का एक बड़ा नोटोरियस स्मगलर है पाकिस्तान बेस्ड, वो ये नेटवर्क चला रहा था। ये स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और J&K इसमें स्प्रेड है। 9 लोगों को गिरफ्तार हमने अभी तक किया है। बिलासपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी सूर्यकांत जायसवाल ने अपने परिजनों की सरकारी नौकरी के लिए विष्णु राजपूत, सीमा सोनी, जावेद खान को 43 लाख रुपए दिए। नौकरी नहीं लगी तो प्रार्थी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि ठगों ने सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के पदों में नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया है। में तखतपुर में एक शिकायत हुई और मेरे कार्यालय में शिकायत हुई कि नौकरी लगाने के नाम पे 43 लाख रुपए मांगे गए और न नौकरी मिली न पैसा मिला हमको वापस। तो उसमें हमने जांच के लिए आदेशित किया था एसडीओपी को। कोरबा में बाल्को नगर पुलिस थाना के रूमगरा के एक युवक की बीते 19 अप्रैल को ओडिशा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने 24 वर्षीय पुत्र का कफन दफन कर दिया था, लेकिन मौत की वजह साफ नहीं थी। ऐसे में परिजनों ने कलेक्टर को आवेदन दिया। कब्र से शव को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम की गुहार लगाई गई। कब्र खोदने का आदेश कलेक्टर ने दिया। मंगलवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कब्र को खोदकर शव को बाहर निकाला गया। अब शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर का पैनल करेगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नजरे इमाम के आवेदन पर उसका बेटा जब 20 अप्रैल को ख़त्म हुआ था तो उस समय इन लोग बिना पुलिस को सूचना दिए आनन फानन वहाँ उनको दफना दिए थे। लेकिन अब 2 महीने बाद उनके आवेदन पर एसडीएम सर के आदेशानुसार उनके कब्र में से उनको खोद कर पीएम कराकर फिर वापस उनको दफनाया जा रहा है। बाद में मुझे पता चला उड़ीसा से कि इनका कुछ हादसा हुआ, तो अब इसीलिए मैं एसपी साहब और कलेक्टर साहब का सबका सहयोग लिया। इन्हें बचा हमारा मदद किए गरीब आदमी का, और इन लोग जाके मैं बॉडी को अभी एक जांच करा रहा हूँ। अभी इसके बाद दोषी को जो भी मिलेगा सजा मैं दिलवाऊंगा। मंदसौर में स्कूल के बाहर से अगवा कर 7 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जिसे अब आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इरफान और आसिफ ने 2018 के 26 जून को घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। उस वक्त पुलिस ने महज 48 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मंदसौर कोर्ट ने घटना के 55 दिन बाद आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंदसौर हाईकोर्ट के फैसले को इंदौर हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। फिर आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। डीएनए को लेकर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद मंदसौर ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दी। 2018 में रेप कांड हुआ था मंदसौर में। उसमें पुलिस ने 2 व्यक्तियों को आरोपी बनाया था। उनकी ट्रायल चली थी मंदसौर उसको स्पेशल कोर्ट में। उनके जो आचरण वगैरह 7 साल से जो लगातार कस्टडी में है, उन आचरण वगैरह को सब कुछ देखते हुए पूरी ट्रायल और पूरी केस की फाइल को, जजमेंट को, पूरी फाइल को, ट्रायल को देखते हुए कन्वर्ट करके आजीवन कारावास किया गया है। एक फैसला हुआ, फांसी की सजा न देते हुए न्यायालय द्वारा उनको आजीवन कारावास, जिसका अर्थ हम बता सकते हैं उसमें कि शेष प्राकृतिक जीवन है उनका, वहाँ तक उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय का एक अजब गजब कारनामा सामने आया है। विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सेल्फ स्टडी सेंटर साल भर से बंद है, लेकिन सुनसान पड़ी इस खाली बिल्डिंग का हर महीने तकरीबन 1.5 लाख रुपए बिजली बिल चुकाया जा रहा है। क्या है मामला, रिपोर्ट में देखें। जीवाजी विश्वविद्यालय कैंपस के इस खूबसूरत बिल्डिंग को देखिए। ये प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक सेल्फ स्टडी सेंटर है। 9 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है।
15 जून 2024 को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका लोकार्पण किया, लेकिन पिछले 1 साल से ये सेंटर बंद है। विश्वविद्यालय प्रबंधन न तो भवन का उपयोग कर पा रहा है और न ही छात्रों को इसका लाभ मिल पा रहा है। बावजूद इस खाली बिल्डिंग का हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए बिजली बिल आ रहा है और जीवाजी विश्वविद्यालय अब तक 12 लाख से ज्यादा का बिल जमा भी कर चुका है। इसके बारे में मुझे बहुत पहले से तो नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अभी 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन अभी जो ज्ञात हुआ है उसमें पीआईयू की तरफ से जो हैंडओवर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तो विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति बनाई गई और उस समिति ने देखा कि इसमें कुछ 22 कमियां ऐसी हैं जिसको कि पीआईयू द्वारा पूर्ण किया जाना है। उनको लिख करके दे दिया गया कि ये आप कमियां पूर्ण कर दें, और जैसे ही पूर्ण कर देते हैं विश्वविद्यालय उसको हैंडओवर कर लेगा। ये सेंटर साल 2024 में बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसका हैंडओवर नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय की ओर से गठित निरीक्षण समिति ने भवन में कुल 22 खामियां पाई, जिन्हें 10 दिन में ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 1 साल बीत गया, फिर भी ये कमियां दूर नहीं हुई। इधर जीवाजी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स स्टडी सेंटर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई से उनको मतलब होता तो 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, उसका यूज होना चाहिए था। 2-4 महीने बन के तैयार, 2 साल से बन के तैयार है, उसका बिजली बिल जा रहा है 1.5-2 लाख हर महीने, पर उन्होंने अभी लोकार्पण नहीं किया है। पता नहीं किसके चक्कर में नहीं किया है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आए दिन बस केवल दलाली ली जा रही है चीज़ की। अभी बीएससी में बच्चों की एक ही सब्जेक्ट 80 से 90 बच्चों की वो आई है टीकेटी, उसका भी कुछ अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। आए दिन मतलब हम पूछते भी हैं तो कहते होगी चालू होते ही हमको 2 साल तो हो गए, पर अभी तक चालू नहीं हो पाई वो। जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन की उदासीनता और लापरवाही की वजह से ये हाईटेक सेल्फ स्टडी सेंटर में ताला लगा है। यहाँ छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी होनी थी, जिसमें 24 घंटे पढ़ाई का दावा किया जा रहा था, यानी स्टूडेंट्स 24 घंटे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दूसरी ओर बंद पड़े भवन का बिजली बिल आना और बिल का जमा होना किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।